अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। पाक भारत टाकरा, हाई वोल्टेज टाकरा अब से चंद ही घंटों बाद होने जा रहा है। बहुत सी उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। और पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है तो गलियां सुनसान हो जाती हैं, रोड्स खाली हो जाती हैं, लोग घरों में बैठ जाते हैं स्क्रीन्स के सामने। और आज तो लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी, दीगर इलाकों में भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं। और इस दुआ के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरेगी कि पाकिस्तान ये बड़ा मार्का जीते। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है अजहर अली साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमेशा की तरह इजहार बाजवा साहब भी बड़े आज खूबसूरत भी लग रहे हैं और फ्रेश भी लग रहे हैं आपको भी वेलकम करेंगे। कुछ ही घंटों बाद ये बड़ा मार्का होने जा रहा है और इस पर हम बात भी करेंगे। इस वक्त हमें न्यूयॉर्क से भी ज्वाइन कर लिया है चौधरी इरफान ज़हीर, जो कि स्पोर्ट्स ऑन के एक मुस्तकिल मेज़बान है और इस वक्त इस बड़े टाकरे को कवर करने के लिए अमेरिका में मौजूद है। सबसे पहले मैं अजहर अली साहब ये बताइए, अब पाकिस्तान एक अपसेट शिकस्त के बाद मोराल गिरा हुआ, नफसियाती बर्तरी भी उस तरह से नहीं है, मैदान में आज उतरेगा। और दूसरी तरफ इंडिया जो कि पहला मैच बहुत कंफर्टेबली जीत चुका है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, एक अलग से प्रेशर भी होता है, आपको पता है। तो आज के मैच को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तानी टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए आपके? नहीं, क्रिकेट में हर गेम नई गेम होती है, हर दिन नया दिन होता है और ऑब्वियसली ये प्रेशर गेम है। और IPL की जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह गैरी कर्स्टन थे और जिस तरह रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों की बड़ी मैच्योर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक टाइम मतलब जो सवाल गैरी कर्स्टन से हो रहे थे वो ऐसे ही थे कि जिसमें सहाफ़ी यही सवाल कर रहे थे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका मोरल डाउन है, तो उसने बड़े अच्छे जवाब दिए। इसी तरह रोहित शर्मा से जो सवालात हुए उन्होंने भी बेहतरीन तरीके से जवाब दिए कि एक टीम जिम्बाब्वे से हार के फाइनल लास्ट खेल चुकी है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गलतियां वो पिछले मैच से करके आ रहे हैं वो उस पे बारे में सोचेंगे कि हमने दोहरानी नहीं है। तो आई थिंक बड़ी मैच्योर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी और अगेन यहाँ पे बहुत एक जिसको कहते हैं ना मैच्योर्ड अप्रोच की ज़रूरत है। इस मैच्योर अप्रोच की ज़रूरत है। अब कतक कलामी की माजरत, इससे पहले कि हम थोड़ा सा क्योंकि इरफान ज़हीर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इरफान, पहले तो ये बताइए, इस बड़े मार्केट से पहले क्या माहौल आप देख रहे हैं? और टीम्स भी शायद आ चुकी हैं, कितने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर अब तक पहुँच चुके हैं? पिच रिपोर्ट कैसी है, मौसम कैसा है और आपके जज्बात कैसे हैं इस मैच को लेकर? ये तो आपकी बात है, मुझे जज्बात नजर आ रही है एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। हम इमरान इधर लोकल टाइम के मुताबिक 10:30 मैच शुरू होना है और हम 6 बजे आए हैं क्योंकि कुछ कार्ड और कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। और तब भी हमने देखा कि फैंस आना शुरू हो गए थे, हालांकि फैन का टाइम 8 o'clock था और जो कि अभी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट पहले इन्होंने गेट्स ओपन कर दिए हैं और बहुत मैसिव तादाद में फैंस हैं। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है ये 80% फैंस इंडिया के हैं, पाकिस्तानी फैन बहुत कम नजर आ रहे हैं, वो 20% का रेशो है। अब उसकी रीजन इनकी वैसे ही आप समझते हैं कि इंडियन ज्यादा है न्यूयॉर्क में, ये रीजन भी हो सकती है। दूसरा शायद पाकिस्तानी फैन थोड़े डिजेक्टेड है जो USA से हारे हैं उसकी वजह से, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बट ये है कि अच्छा खासा एटमॉस्फेयर बन गया है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, लोग एक्साइटेड बहुत ज्यादा है। और पिच की बात की, ICC ने 2-3 दिन पहले रिलीज जारी की थी कि हम पिच को बेहतर इंप्रूव करने के लिए एफर्ट कर रहे थे। लेट्स सी वो कितना कर पाए हैं, कितना करते हैं, वो अभी ऑब्वियसली जब मैच स्टार्ट होगा फिर होगा। सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट चीज है वेदर। सुबह से क्लाउडी वेदर है और रेन फोरकास्ट है इधर, और वो देखते हैं कि क्या बारिश इधर होती है नहीं होती, कितनी देर के लिए चलती है, उसके लिहाज से हमें वेट करना होगा। बट अच्छी चीज ये है कि फोरकास्ट यही बता रहे हैं कि पासिंग 4 है, वो होगा थोड़ी देर, उसके बाद ये बारिश निकल जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि बारिश कांस्टेंट होती रहेगी, तो मैच इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है। अच्छा अजहर भाई, आप और इजहार, अगर आप कुछ पूछना चाहें इरफान से। आई थिंक उन्होंने ऑलमोस्ट वो चीज़ें बताई दी हैं। पिच का ऑब्वियसली हम नई पिच है, इस पर आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते और वेदर थोड़ा सा वेदर अराउंड है, तो आई थिंक टॉस का काफ़ी रोल होगा। जी, टॉस का बिल्कुल रोल होगा। टॉस बड़ा क्रूशल है, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने को प्रेफर करेगी। ठीक है। अच्छा इरफान, जैसे कि अभी पिच की बात कर रहे थे और रोहित ने भी अपनी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि इस पिच पर बाउंड्रीज जो हैं बड़ी मुश्किल से लग रही हैं, छक्के चौके बड़े मुश्किल से होंगे और सिंगल्स डबल्स पे तवज्जो देनी होगी। और हमने ये भी देख लिया कि नेदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का मैच भी कल इसी ग्राउंड में हुआ था और बहुत हाई स्कोरिंग नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है, अगर आपकी किसी से बात हुई हो, बताइए कि कितना एक स्कोर टोटल कितना हो सकता है यहाँ पर? देखिए अभी तो 2 मैचेस 3-4 जो हुए ग्राउंड के ऊपर बड़े लो स्कोरिंग मैच हुए हैं।
अब ये जब ये इन्होंने ये बात कही है, कल हमने साउथ अफ्रीका का भी मैच देखा, इधर नीदरलैंड के साथ था, मैं स्टेडियम में कल आया था, वो भी हमने देखा कि बड़ा लो स्कोरिंग हुआ। एक तो 3 रन का टारगेट था तो उनके भी 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे अफ्रीका के, तो वो भी एक बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ। तो मेरा ख्याल है कि टीमें कोशिश करें कि जो भी पहले खेलेंगी उसके लिए मुश्किल होगा, बाद में थोड़ा सा आसान हो जाती है बैटिंग। और ये मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि शायद वो 130-40 की कोशिश करेगी जो टीम पहले खेलेगी। वो ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर बड़े टोटल की तरफ नहीं जाएंगे, वो कोशिश करेंगे कि डिसेंट टोटल करें और उसे फिर कर्टेल करें। बट हमारी बॉलिंग थोड़ा वो प्रॉब्लम में है, तो हमें लगता है कि शायद अगर पाकिस्तान टॉस हारता है, ये तो कंफर्म बात है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी। बट अगर खुदा न खास्ता हम टॉस हारते हैं तो हमारे पे प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है कि हमने एक दफा 160 भी चेस करवा लिया है यूएसए से, तो हमारी टीम कोशिश करेगी किसी तरह 155-60 के करीब जाया जाए। बट दैट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट और दैट पिच देखते हैं बहरहाल क्या सिनेरियो बनता है, बट आपको फिर अपडेट करते हैं। राइट। अच्छा अजहर भाई, जैसे कि एक तब्दीली का कहा जा रहा है आज के आजम खान जो है इनको ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जा रहा है। पहले तो इस पर कमेंट कर दें आप कि इस तब्दीली को आप क्या इसको इससे एग्री करते हैं, इसकी फेवर में आप, और इसका इम्पैक्ट आज की गेम पे आप कितना देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 2 चेंजेस पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए। एक, आज़म ऑब्वियसली लो इन कॉन्फिडेंस है, उनकी जगह आपको साइम यूब को खिलाना चाहिए। और आई थिंक शदाब, क्योंकि वो बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो आई फील कि आपको उनकी जगह ऑब्वियसली इमाद वसीम आ जाएंगे। तो आई फील कि हो सकता है वो शदाब और इमाद दोनों के साथ जाएँ, लेकिन आई फील कि आपको प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहिए साइम यूब की शक्ल में। एक तो लेफ्ट हैंडर का एक आ जाएगा, और क्योंकि राइट एंड लेफ्ट चलता रहेगा तो शायद थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज हो जाए, क्योंकि जैसे रोहित शर्मा ने भी कहा और मैचेस देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कोर करना इतना इजी नहीं है। तो कुछ ना जो टैक्टिक्स से आप एट टाइम्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह गैरी कर्स्टन की शायद थोड़ी पिक्चर्स भी आई हैं, साइम यूब के साथ वो काम कर रहे थे, तो हो सकता है एक ये भी चेंज हो। लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है शदाब किसी न किसी तरीके से मैच तो खेल ही लेते हैं, तो उस लिहाज से शायद वो खेल ही जाए फिर भी। अच्छा कुछ आमिर नज़ीर साहब ये कह रहे थे कि यार शादाब जो है वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, ठीक है, वो आजकल अच्छी नहीं कर पा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने जैसे कहते हैं ना बदोबदी उनको बैट्समैन बना दिया है। तो आपको लगता है कि शादाब की जगह आप साइम को मिलनी चाहिए ऑप्शन ये? देखिए, अगर हम इन तीनों चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को असेस करें राइट ऑनवर्ड्स फ्रॉम PSL, न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई, आयरलैंड की सीरीज़ हुई, इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, 2 स्लॉट थे और 3 प्लेयर थे, साइम, उस्मान और आज़म। इन 3 में से 2 प्लेयर्स के लिए जगह बननी थी टीम में। हमने देखा है इन तीनों में से साइम, आज़म और उस्मान, तीनों में से कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प नहीं कर पाए अभी तक। किसी ने कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली इस पूरी स्पैन में जिससे वो कहें कि उन्होंने टीम में जगह बना लियो। ये कंसिस्टेंटली खेलेंगे, क्या बात है, कोई एक इनिंग्स भी नहीं खेली। शायद आज़म ने की तरफ से कोई कैमियोज आया हो, उस्मान का भी थोड़ी सी एक कैमियो आया, हाँ, इंग्लैंड की तरफ, रही लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर सके। उसके बरक्स शादाब 2 के बॉलिंग में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन बैटिंग में उनका एक्सपीरियंस है। माजी में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, क्रूशल मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली हुई है, जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुझे याद पड़ता है 2022 के वर्ल्ड कप में एक बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। इस तरह के हाई प्रेशर मैच में अगर शादाब को आप एज अ बैट्समैन भी टीम में लेके आ सकते हो विद रोल एज अ बैट्समैन और अ पार्ट टाइम बॉलर। अगर आप शादाब को लेके आते हो आज़म की जगह, तो आपके पास एक तो ऑप्शंस ये होंगी कि बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। 4 आपके पास फास्ट बॉलर्स तो हैं ही हैं, नसीम हारिस, आमिर और शाहीन, और 5वां इमाद, और 6ठा आप शादाब को भी ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में भी गो के आपकी बैटिंग जो है, एक ओपिनियन ये भी है कि मुश्किल पिच है तो बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस्मान है या साइम है या आज़म है, ये अगर नहीं परफॉर्म करे, नहीं कंसिस्टेंटली बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर पा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप शादाब को इनकी जगह, इनमें से किसी एक की जगह प्रेफर कर भी देते तो कोई हर्ज नहीं। वो ऐसी सही बात कह रहे हैं, लेकिन जो मुझे फैक्टर लगता है जो सबसे ज़्यादा कंसिडर हो सकता है कि अंडर प्रेशर गेम में फील्डिंग कितनी मैटर है। तो शादाब को एज ये हो सकता है कि अंडर प्रेशर ही वो फील्डर बहुत ज़बरदस्त हैं। अदर देन दैट, जो USA के अगेंस्ट इनिंग खेली, मैं उसको उस सेंस में नहीं लूँगा, क्योंकि बड़ी क्रूशल इनिंग थी। लेकिन अगर आप उस इनिंग को लेके कह रहे हैं कि अब इंडिया के खिलाफ भी वो परफॉर्म उस तरीके से करेंगे, तो मुझे डाउट्स रहेंगे। लेकिन एक जो है थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग की ज़रूरत है इस पिच के ऊपर, और वो साइम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि साइम इज़ एट द मोमेंट परफॉर्मिंग बेटर देन शादाब, नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। हो सकता है वो पे ऑफ करे। शादाब अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे आके या थोड़ा टाइम लेंगे उस तरीके से, तो मेरे ख्याल में इधर शादाब को मसला होगा, ज़्यादा मसला होगा साइम यूब को।
अच्छा, अभी स्टैट्स देखे जाए तो अभी ओवरऑल जो है वो कम से कम 12 मैचेस पाकिस्तान इंडिया के हो चुके हैं T20, जिनमें से 8 में भारत ने कामयाबी हासिल की है, 3 पाकिस्तान के नाम रहे हैं और एक टाई रहा है। और अगर वर्ल्ड कप में देखा जाए तो 7 मैचेस में से 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान जीता है। आपको लगता है कि इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है और आज की गेम पे इसका भी कोई इफेक्ट होगा? देखिए साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट तो होता है। पास्ट परफॉर्मेंसेज अगर एक ओपोनेंट के खिलाफ आपकी अच्छी नहीं भी रही हो तो उसका जब आप फ्यूचर में भी मैच खेलने जाते हैं तो इम्पैक्ट तो होता है। बैक ऑफ द हेड ये सारी चीज़ें होती हैं। हमने देखा है कि एक वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, तो उसका जब भी हमारे खिलाड़ी खेलने जाते थे तो एक एडेड प्रेशर होता था कि हमने उस ज़ीरो को तोड़ना है। तो लकीली वो ज़ीरो तो एक दफ़ा टूट चुका है, लेकिन अभी भी अगर करंट फॉर्म देखें, इंडिया पिछले 5 T20 जीता है। T20 आइज़ जो वो खेल रहे हैं जीता है। पिछले उनकी जो सीरीज़ हुई अफ़गानिस्तान से वो 3-0 जीते, साउथ अफ्रीका से वो जीते, अभी आयरलैंड से जीते जो अभी इनका वर्ल्ड कप में वर्ल्ड मैच। पाकिस्तान जो पिछले 5 T20 आइज़ पाकिस्तान खेला है उसमें 3 वो हारा है, एक जो लेटेस्ट वो USA से आ रहा है, पिछले 2 वो इंग्लैंड से आ रहा है, फिर 2 अबेंडेंड हुए। तो करंट फॉर्म भी इंडिया के फेवर में है, जो आपस का हेड टू हेड है वो भी इंडिया के फेवर में। लेकिन देन अगेन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑन द डे जो बेहतर खेलता है, जो अच्छा आउट परफॉर्म करता है, जो ज़्यादा अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकता है तो वो हरा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज हमसे एक कम बैक एक्सपेक्टेड है और हम एक सरप्राइज़ देंगे इंडिया को। देखिए मिसालें भरी पड़ी हैं। आप फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाए तो अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से पहले हारा पहला मैच, और सारी बातें हो रही थी कि मेसी इस दफ़ा फिर जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। फ्रॉम देयर दे केम बैक एंड वन द वर्ल्ड कप। इसी तरह पाकिस्तान कई दफ़ा लास्ट टाइम जिम्बाब्वे से हारा है। जिम्बाब्वे से हारे और रोहित शर्मा ने इसको final- मेंशन भी किया है। आई थिंक हमारे लोग भूल गए, वो नहीं भूले अभी तक, क्योंकि उनको पता है कि यार ऑपोजिशन है, क्रिकेट है। सबसे पहले तो जब रोहित शर्मा ने अपने से भी प्रेशर ऑफ किया ना, कि उसने बताया कि ये ना हो कि हम कल हार जाएं, और क्रिकेट में पॉसिबल है, और कल हार जाएं और पता लगे कि जी वो कहें जी USA से हारी हुई टीम से आप मैच हार गए हो। तो उसने पहले एक्सप्लेन किया है क्रिकेट में ऊपर उतार चढ़ाव इस तरह के चलते रहते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा आम नुक्ता उठाया, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। जैसे गैरी क्रिस्टन ने बड़ी मेच्योर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बताया कि रोहित शर्मा की बड़ी मेच्योर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जो इन्होंने जिक्र किया कि ठीक है जी हम हार भी सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेच्योरिटी पाकिस्तानी खिलाड़ियों में क्यों नहीं है? और क्या ये भी एक गुर है, एक आर्ट है कि आपने जर्नलिस्ट को आपने या पोस्ट मैच या प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किस तरह से टैकल करना है सवालों को? देखिए सबसे पहले आपको कंपोज रहना ज़रूरी होता है। एक तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम ट्रेनिंग नहीं करते। पहले तो हमारी कोई अकेडमीज़ लग जाती थी, उसमें थोड़ा सा हम इंटरेक्शन के जो है वो सेशंस करते थे। लेकिन अब जो प्लेयर्स आ गए ना, थोड़ा सा उनको ये लग गया कि हमने जर्नलिस्ट को थोड़ी थोड़ी बात हल्की सी लगानी भी है वापस, जो कि आई थिंक प्लेयर्स को ये नहीं सोचना चाहिए। प्लेयर्स को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से मैं इन सवालों को हैंडल अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, किस तरह मैं मेच्योरिटी ला सकता हूँ अपने जवाबात के अंदर। तो आई थिंक कि इन दी एंड अगर आपने कोई बात करनी भी है वापस, तो वो ऐसी होनी चाहिए। आप MS धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, आप इन जिन लोगों ने अगर बात काउंटर की भी है तो ऐसे वे में की है कि दूसरे को पता भी नहीं लगा। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हम जो है ना बहुत स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन आपको जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे आप ये कर नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ जब आप खेल के छोड़ देंगे फिर आप जो मर्जी करें। लेकिन वंस यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, यू हैव टू बी मोर मैच्योर, योर आंसर नीड्स टू बी राइट ऑन द स्पॉट। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो इधर बात कुछ और हो रही हो, आप जवाब किसी और तरफ ले जाएं। तो आई थिंक कि बड़ी मेच्योरिटी के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, सोच अच्छी लाने की ज़रूरत है इसके लिए। आई एग्री विद व्हाट अजहर भाई सेइंग। खास तौर पे जब आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इंटरनेशनल लेवल पे, तो रादर देन कि आप मीडिया मैन का, मीडिया पर्सन का उनके वैसे जवाब दो, आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी जो जिस तरह आप खेल रहे हो मैदान से, उन्होंने आपने जो मैदान में परफॉर्मेंस है उनसे आपने उनको आंसर करना है। तो वो जो मीडिया या फैंस हैं, क्योंकि फैंस मैं समझता हूँ कि किसी भी स्पोर्ट्स के सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, एंड दे हैव अ राइट टू क्वेश्चन अगर टीम परफॉर्म नहीं करी। तो आपने अगर उनको साइलेंस करना है, द ओनली वे टू डू इज़ कि आप ग्राउंड पे, पिच पे अच्छा परफॉर्म करो। रादर देन अगर आपका ये मेंटालिटी है कि हमने इनको जवाब देना है या इनको, तो वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल प्लेयर्स को उस हवाले से बड़ा कंपोज रहना चाहिए, बड़ा कूल रहना चाहिए, और इसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हैंडल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे होते हो तो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको फेस करना। जिस तरह पाकिस्तान जिस तरह एक पुअर अनफॉर्चुनेटली एक रन ऑफ फॉर्म से गुजरा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई वो भी 2-2, एक अंडर जो न्यूजीलैंड की A टीम नहीं थी उनसे 2-2 हुए, फिर आयरलैंड से हम 2-1 बड़ी मुश्किल से सीरीज़ जीते, इंग्लैंड से हम जो सीरीज़ है वो हारे हैं,
पर अभी यूएसए से हार गए। जब कंसिस्टेंटली आप अंडर परफॉर्म कर रहे होते हो तो प्लेयर्स पे नो डाउट प्रेशर आ जाता है, तो मीडिया को भी फेस करना उतना मुश्किल हो जाए, बनस्पत अगर आप जीत रहे हो तो ज़्यादा आसान होता है उनको फेस करना। कैप्टेंसी पे काफ़ी दिनों से हम बात भी कर रहे हैं कि उसमें कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अब चूंकि बड़ा मैच है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अजहर भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर को कैप्टेंसी करते हुए किन चीज़ों का आज के दिन ख्याल रखना होगा? देखिए, प्रेशर गेम है और उसके ऊपर आप मतलब कि कप्तानी पे बातें भी बहुत होती हैं, बट आई फील जस्ट फोकस ऑन द जॉब एट द टाइम। ये ना हो कि पिच जब भी आप बॉल खेलते हैं या बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप उस बॉल पे फोकस करते हैं। ये नहीं कि पिछले मैच में मेरे साथ क्या हुआ था, अगले मैच में क्या होना है या सिचुएशन क्या है। आप लिव इन द प्रेजेंट, ट्राई एंड विन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट ट्राई टू कोई और किसी को इम्प्रेस करने जाना है, मैंने ये क्या करना है। जो आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई है उसके अंदर, जैसे हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते बाबर, जो गेम को एट द टाइम फौरी तौर पे रीड नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। अदर देन दैट किसी चीज़ को प्रूव करने ना जाए, क्योंकि देन यू विल मेक फर्दर मिस्टेक। तो आई थिंक कि थोड़ा सा कंपोज रहें, लिव इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट प्रोसेस में जो आपके जो ओवर है या वो बॉल है वो जीतें। इसी तरह फिर आप जैसे पहले बात हुई थी कि यार पहले रन कितना टारगेट बेहतर होगा, तो आप ये ना सोचें हमारी टीम क्या डिफेंड कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, ये तो बाद की बात है। पहले आप ये सोचें कि हम इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक डू योर बेस्ट एट अ टाइम, देन लीव इट टू द बॉलर कि फिर ये उनकी जॉब शुरू हो जाएगी। ये ना करने जाए कि हम 25-30 रन बॉलिंग के लिए ज़्यादा करने जाएं, पता लगे 25-30 वो भी ना कर पाएँ जो हमने करने थे ऑलरेडी। एग्जैक्टली, बड़ा अहम आपने मशवरा दिया है। और अगर बाबर तक पहुंच भी जाना चाहिए, मुश्किल है, अब नहीं पहुंचेगा। पहुंच भी जाना चाहिए, लेकिन हम ख्वाहिश करते हैं कि वैसे ही पहुंच जाए, उनके दिल में ये ख्याल आ जाए। बहरहाल दोनों टीमें मजबूत हैं जी, और दोनों टीमों के पास बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। वो खिलाड़ी कौन है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस हाई वोल्टेज टाकरे को शुरू होने में अब सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं और इस वक्त सोचा जा रहा है कि गेम प्लान क्या होगा। और लेकिन उससे पहले साइडलाइंस पे भी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। चेयरमैन पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की है, उनकी हौसला अफजाई भी की है। तो अदर भाई, इतने बड़े मैच से पहले हौसला अफजाई के लिए ये मीटिंग हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का मोराल तो काफ़ी डाउन है और प्रेशर भी काफ़ी है, तो इससे भी फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा। वैसे आई थिंक हौसला अफजाई की तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई फील कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो चेयरमैन अक्सर एक रिवायत सी बन गई है, मुलाकात करते हैं। बट आई फील कि मोस्टली आपको इस दफ़ा ठीक है, जब आपका जारी बात है इतनी आपको बड़ी लॉस हुई है तो उसमें ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एकदम जब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले अगर मुलाकात करते हैं ना, तो आई फील कि इवन हौसला अफजाई तो आप करते हैं जाके, लेकिन उल्टा एक और प्रेशर फील होता है कि यार ये दिस गेम इज़ डिफरेंट दैन दी अदर। तो आई फील कि आज की जो हौसला अफजाई है जो कल की होगी उन्होंने जब भी मुलाकात करके, तो आई थिंक दैट वाज नीडेड बिकॉज चिप्स वर डाउन, और होपफुली कि उससे उनको प्लेयर्स को फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन मैंने देखा है रूटीन है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, या तो कोई पुरानी कोई क्रिकेट इमरान भाई को बड़ी दफ़ा देखा मुलाकात करते हुए। आई थिंक इस तरह की चीज़ों से बजाय आई थिंक के फ़ायदा होने के एट टाइम्स और मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, हो ये रहा है कि इस वक्त कुछ ही घंटे बाकी हैं इस मैच को होने में, और ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए दुआ करना शुरू कर दिया है। वो भी दुआ गो हैं, और हमारी रिपोर्टर हादिया फ़याज़ कौमी विमेन टीम की खिलाड़ी सिद्रा नवाज़ के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हादिया से बात करते हैं। जी हादिया। जब को दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है, पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, इसी के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर सिद्रा नवाज़। उनसे जान लेते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए और कितनी पुरुमीद हैं कि आज पाकिस्तान मैच जीत जाएगा इंडिया के खिलाफ। पहला मैच तो हार चुका है यूएसए के खिलाफ, क्या लग रहा है कि आज पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जीत सकता है? देखिए, पाकिस्तान से उम्मीद हमेशा अच्छी ही रही है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच आपको पता है हमेशा से ही, चाहे लड़कों का हो लड़कियों का हो, बड़ा एक्साइटेड मैच होता है। और इसमें सिर्फ ना कि पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी लोग, पूरी दुनिया ही वो मैच देख रही होती है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान यूएसए से बेशक हारा है और इंडिया के मैच में पाकिस्तान कम बैक करेगा। तो किस प्लेयर से उम्मीदें हैं कि वो आज के मैच में परफॉर्म करके पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी दिला सकता है? देखिए, T20 तो ऐसा, इसमें आप एक प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये चिप इन वाला गेम है जिसमें अगर हमारी पूरी टीम अच्छा अपना अपना रोल करेंगे, हर प्लेयर अपना रोल अदा करेगा और छोटे छोटे हमारी पार्टनरशिप लगेंगी, तो हम मैच जीत जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना, सिद्रा नवाज़ मेरे साथ इस वक्त मौजूद थी। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, पूरी टीम यहाँ पे परफॉर्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हादिया फ़याज़ इस वक्त मौजूद थी, और हर जगह ही दुआ की जा रही है, और पाकिस्तान टीम के लिए तो वैसे ही बड़ी दुआएं होती हैं जी।
और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं दुआओं पे ज़्यादा चल रहे होते हैं, क्योंकि अगर मगर की सिचुएशन काफ़ी आ जाती है टूर्नामेंट में। एनीवेज, अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। इजहार, आप ये बताइए, इफ्तिखार किन नंबर्स पर उनको आना चाहिए? कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ पहले उनके नंबर्स कर दिए जाएं, और आप इस बात से एग्री करते हैं कि इफ्तिखार को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, इफ्तिखार की जो प्लेइंग स्टाइल है वो फास्ट बॉलिंग तो बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिनर के ख़िलाफ़ बाज़ का वो ससेप्टेबल होते हैं, तो स्पिनर को इतनी विकेट्स भी दे देते हैं और इतनी बेहतर हिटिंग नहीं कर सकते। तो जिस तरह की कंडीशंस हैं, तो अगर इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली स्पिनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। फास्ट बॉलर उनके पास बुमराह है या सिराज है या अर्शदीप है। स्पिनर में उनके पास अक्षर पटेल है और रविंद्र जडेजा है। प्रेफरेबली मेरे ख्याल में तो इफ्तिखार को पहले इसलिए लेने के आना चाहिए क्योंकि थोड़े वो एक्सपीरियंसड हैं, और अगर चौथे पाँचवें नंबर पे अगर ओपन तो ऑफ कोर्स रिजवान और बाबर एक्सपेक्ट करेंगे, उनके बाद उस्मान आएंगे, फिर फ़खर आएंगे। उसके बाद जो है आपको इफ्तिखार को मेरे ख्याल में लेके आना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहते हैं? देखिए, आज प्रॉब्ली अगर मैं ऑब्वियसली इंडिया के कैंप में होता तो मुझे आई फील के रिस्ट स्पिनर जो उनके हैं कुलदीप यादव, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिस्ट जो स्पेशली रिस्ट स्पिन है पाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इफ्तिखार को शायद नॉर्मल कन्वेंशनल जो स्पिनर्स होते हैं उस पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आई थिंक स्पेशली फॉर पाकिस्तान शायद कुलदीप यादव को वो इंडक्ट करें टीम के अंदर अक्षर पटेल की जगह। लेकिन ऑब्वियसली पिछला मैच वो जीते में शायद ना भी करें, लेकिन ये है कि इफ्तिखार को ऊपर आना चाहिए थोड़ा, कि एक प्लेयर बिल्कुल ही 3 ओवर के लिए रह जाएगा तो फिर उसका आप उससे अकाउंटेबिलिटी भी उस प्लेयर की नहीं कर सकते, लाइक उसको उसकी परफॉर्मेंस को भी सही तरह जज नहीं कर सकते। तो आई फील के पिछले मैच में भी हमसे ये मिस्टेक हुई कि एक प्लेयर जो थोड़ा सा स्कोर कर भी रहा है तो उसको आप ऊपर लेके आते। 6-7 ओवर रह गए थे जब आज़म खान आए हैं बैटिंग करने, उस टाइम पे अगर इफ्तिखार आते और थोड़ा सेटल डाउन होते तो इफ्तिखार को भी फ़ायदा होता, और आज़म खान जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो आते 3-4 ओवर के लिए बेशक आते और आगे सिर्फ उनका एक काम होता है कि उन्होंने बाउंड्रीज हिट करनी है, तो हो सकता है वो अपने प्रेशर जोन से निकल जाते उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं होती कि आपने सिंगल डबल करना है। आप आगे खेलते हैं और एट टाइम्स आपकी 2-3 हिटें लगती हैं, यू कम बैक इन योर फॉर्म और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हो जाता है। तो आई थिंक स्मार्टली प्ले करना चाहिए एट टाइम्स। और इफ्तिखार काफ़ी अरसे से ये जो है वो PSL वगैरह में तो ठीक है 3 ओवर में हिटें लग जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल के जो बॉलर्स होते हैं वो इतने आराम से, और प्रेशर भी एक डिफरेंट होता है जी। आई फील कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है प्लेयर को। अच्छा, ये पहले बात हम कर रहे थे कि टॉस बड़ा अहम रोल इसमें प्ले करेगा। लेट्स सपोज हम टॉस जीत जाते हैं और उसके बाद हम बॉलिंग कर रहे हैं, और आपके ख्याल में इंडिया को कितने स्कोर्स तक हम रिस्ट्रिक्ट करें तो फिर मैच हम समझेंगे हमारे हाथ में और हम उसको चेस कर सकते हैं? नहीं, अजहर भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि ये आप अगर पहले से प्री डिटरमिनेड माइंडसेट से ग्राउंड में उतरेंगे कि आप यस कह देते ना, आप यस कह देते। देखिए कि पहले से हम सोच लेंगे कि हमने इतने स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना है या इतना स्कोर बनाना है, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आप ग्राउंड में जाएं, ग्रेट सिचुएशन को असेस करें, कंडीशंस को असेस करें, उस हिसाब से अपने टारगेट्स असेस कर। पहले टारगेट होना चाहिए कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले बॉलिंग करें तो कोशिश होनी चाहिए कि 120 to 140 तक हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन हो सकता है कि पिच इस तरह के जिस तरह के पहले मैचेस में प्ले करी है ना प्ले करे, थोड़ी बेहतर हो, तो उसमें अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा स्कोर भी पड़ जाए, इसकी बजाय कि आप 120-140 स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय आप ज़्यादा भी पड़ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। प्रेफरेबली कोशिश करें। करना किसने है मुझे भी तो बताएं। आई फील कि जब आप बॉलिंग करते हैं आपको पिच जो रेपुटेशन पिच का चलता आ रहा है उस हिसाब से लाइन लेंथ आपको पता है क्या इफेक्टिव हो रही है, यहाँ पे आपके पास स्टैट्स भी होंगे, डाटा भी होगा, आप कोशिश करें उसको एग्जीक्यूट करें। फिर पिच ऑब्वियसली आपको वहाँ से पता लग जाएगा बिहेव कैसे कर रही है, और आपको 3-4 ओवर में आइडिया हो जाता है कि ये पिच कितने, बैट्समैनों को भी पता लग जाएगा और बॉलर्स को भी पता लगेगा यार ये इस पिच पे बैटिंग मुश्किल है या थोड़ी बेहतर होगी है, ये पिच थोड़ी सी पिछले मैचों से डिफरेंट लग रही है। लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन के लिए प्लान्स तो होंगे ना, आप वो प्लान्स एग्जीक्यूट करें, ऑटोमेटिकली रिजल्ट, आप जब एग्जीक्यूशन करते हैं रिजल्ट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ये नहीं हो सकता कि आप आएँ और बस सोचें कि ये होएगा और वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपकी सोच अलग होती है, आपकी एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ होती है। जो आपने प्लान्स बनाए उसको एग्जीक्यूट करें, ऑटोमेटिकली पिच अपना जो उसने रोल प्ले करना है वो प्ले करेगी। आप ये ना करें कि आप ओवर अटैक करने जाएं और उसमें आपको रन्स पड़े, जिस तरह पिछले मैच में भी हुए कि हमने फॉर नो रीज़न उनको बाउंड्रीज दी, फुल टॉसेस कराए। पिच जिसकी बात कर रहे हैं हम कि USA में पिच, इवन डैलस का पिच भी बहुत बैटिंग नहीं है, बेहतर है थोड़ा सा इससे, लेकिन आप पिच को यूज़ तो करें। पिच पे बॉल पिच होगा तो कुछ करेगा ना इधर उधर। Exactly. तो आप जब फुल या फुल टॉस करेंगे या बहुत फुल बॉल करेंगे तो उसको बॉल को हिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आई फील कि लेंस और लाइंस बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं इस तरह की पिच पे,
ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लान्स को हिट करेंगे, ऑटोमेटिक पिच जो है वो अपना रोल प्ले करेगा और बैट्समैन उसी में विकेट्स देंगे। बिल्कुल गेम प्लान पे हमें चलना होगा, ये मैच बड़ा अहम है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ पे। वेलकम बैक जी। कुछ इतलात अमेरिका से भी आ रही हैं और जिसमें से एक इतला ये भी है ज़राए के मुताबिक कि भारतीय पेसर बुमराह जो है वो अनफिट हो गए हैं और उनकी टीम में शमूलियत मशकूक हो गई है। तो अज़हर भाई, अगर वो अनफिट हो जाते हैं तो कितनी बड़ी बात है ये और कितना बड़ा डैमेज है इंडियन टीम के लिए, और आप क्या समझते हैं कि इंडियन प्लेइंग 11 सेम रहेगा या उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है? नहीं, आई थिंक इनके पास ज़्यादा बैकअप शायद मौजूद नहीं है फास्ट बॉलिंग का। तो अगर तो बुमराह नहीं खेल पाते तो एक बड़ा, स्पेशली कंडीशंस को देखते हुए, बहुत बड़ा एक डैमेज होगा उनकी प्लानिंग के ऊपर भी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे ट्रबल ज़्यादा कर रहे हैं बनस्पत स्पिनर्स के। तो इनको शायद एक स्पिनर ऐड करना पड़े उसकी जगह। वो डेफिनेटली फिर आपके पास जो हम पहले बात कर रहे थे कुलदीप यादव को डाल सकते हैं वो, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए एक बहुत बड़ा धचका है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 पेसर्स हैं। अगर खुदा ना खास्ता इंजर्ड भी होता है एक और पेसर बैकअप पे वो भी मौजूद है, लेकिन देखना ये पड़ेगा मशकूक है, खेलते हैं नहीं खेलते। डेफिनेटली इनकी एब्सेंस इंडिया को लॉस तो होगा, और जिस तरह की ये पिच है, जिस तरह का ग्राउंड है, ये ड्रॉप इन पिच है, एडलेड के सॉइल से तैयार हुई है, फिर बाद में इसको अप्रैल में लेके आए, फ्लोरिडा लेके आए, कुछ अर्सा वहाँ रखा, फिर उसके बाद कुछ अर्सा इसको न्यूयॉर्क लेके आए। असल में वहाँ मौसम जो था ना न्यूयॉर्क में पहले था ज़रा ठंडा मौसम था, तो जब पहले लेके आए इसको फ्लोरिडा में इसलिए लेके आए क्योंकि वहाँ पे मौसम बेहतर होता है। तो मई जनवरी फरवरी में फ्लोरिडा लेकर आए, फिर मई में इसको लेके आए हैं न्यूयॉर्क में इस पिच को। 4 पिचेज़ हैं, पहली पिच जो है, और जो पहली पिच पे मैच हुआ, पिच 2 और पिच 4 पे अभी तक मैचेस हुए हैं, एक पिच 1 है। तो ये सारी पिचेस इस तरह की हैं जिसमें फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। फास्ट बॉलर्स ने अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं 45 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं और 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। तो अगर बुमराह नहीं खेलते तो ये शायद दिस कुड बी द बूस्ट दिस पाकिस्तान नीड्स, और पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, और अगर वो राइट लेंथ पे बॉलिंग करें, राइट प्लान्स को फॉलो करें, तो एग्जीक्यूट करें, तो वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मार्जिन्स बहुत स्मॉल होते, क्योंकि छोटा टोटल हो रहा है, नॉर्मली बहुत कम स्कोर हो रहा है, तो जब मार्जिन है वो बहुत स्लाइट है, 3-4 ओवर इधर और उधर बहुत ज़्यादा गेम को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शायद बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करनी हो स्कोर करने के लिए, और जहाँ थोड़ा सा ब्रीदर उनको मिला, गेम जो है वो चेंज हो सकती है। कल आप देखें 12 पे 4 आउट थे साउथ अफ्रीका के, देवर डाउन एंड आउट, 104 ऐसे लग रहा था, पहाड़ लग रहा था कि ये कैसे अबूर करेंगे, और 19वें ओवर में जाके ये कंप्लीट किया उन्होंने स्कोर। तो वही कहीं ना कहीं जब स्पिनर लगे या थोड़ा सा बॉल थोड़ा पुराना होना शुरू हुआ तो थोड़ा सा ब्रीदर उनको मिला। इसी तरह पाकिस्तानी बैटर्स को अगर ब्रीदर मिल जाता है ये, और उनको बेहतर स्पिनर्स को बेहतर अंदाज में खेल सकें, तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाए। अच्छा, आज के मैच को लेके आपको क्या लगता है, दोनों टीम्स में खतरनाक हथियार कौन कौन से हैं आज के दिन? देखिए, इंडिया की टीम तो भरी पड़ी है, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं और ख़तरनाक प्लेयर्स हैं ऑल द वे। कोहली लें, रोहित शर्मा लें, टॉप क्वालिटी बैट्समैन है। फिर उनके जो नीचे यंग प्लेयर्स हैं सारे, सूर्य कुमार यादव हों या बाकी जितने भी नीचे मिडल ऑर्डर है उनका, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हो सकता है वो उनका डाउनफॉल साबित हो, क्योंकि यहाँ पर इतने आराम से हिटिंग हो नहीं रही है। फिर बॉलिंग भी उनकी बहुत तगड़ी है, उसके अंदर स्पिनर्स में जडेजा भी हैं, कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पेस अटैक ऐसा है कि अगर वो क्लिक करता है और वो लाइन लेंथ अच्छी रखते हैं अपनी और होश से बॉलिंग करते हैं अपनी, तो आई फील के मोर जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा चांसेस उनके हैं बैटर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल पेस भी ज़्यादा है, पोटेंशियल भी इनके पास ज़्यादा है। लेकिन वही बात है कि एग्जीक्यूशन की बात रह जाती है। बैटिंग में पाकिस्तान के पास फ़खर जमान है, फिर उसके बाद बाबर हैं, रिजवान हैं, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑन द डे आप पाकिस्तान टीम को मैच जिता सकते हैं। आई होप कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले और पाकिस्तान ये मैच जीते। और बुमराह अगर नहीं खेलते तो एक ऐसा मैच विनर बॉलर स्पेशली उनकी बॉलिंग लाइनअप से आउट हो जाता है, जो कि अपने ऑन हिज ओन जो है वो गेम चेंज कर सकता है। कोहली आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहली 4 दफ़ा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैचेस हैं प्लेयर ऑफ द मैच बन चुके हैं। उसके अलावा कोई भी प्लेयर एक दफ़ा से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो T20 आईज हुए हैं उसमें कोई प्लेयर ऑफ द मैच नहीं बना। और कोहली का जो लास्ट स्कोर है पाकिस्तान के खिलाफ, एक 82 नॉट आउट लास्ट, उससे पहले उन्होंने 50 किया, फिर 35 किया, फिर 62 किया।
हमेशा जब भी T20 आईज होते हैं इंडिया पाकिस्तान ना, कोहली परफॉर्म करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए कोहली के विकेट लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये कल पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की है, सारी टीम ने की है, लेकिन इंडिया के सिर्फ 2 खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए आए। आप समझते हैं इस चीज़ का भी थोड़ा सा मैच से पहले अगर प्रैक्टिस कर ली जाए इसका फ़र्क पड़ता है और मैच में भी इसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए आजकल की क्रिकेट में ना, क्योंकि आप रेगुलरली इतना क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो एक दिन की प्रैक्टिस ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो न्यूयॉर्क में ऑलरेडी खेल रहे हैं, कंडीशंस का पता है। और नॉर्मली अब यही है कि मैच से एक दिन पहले प्लेयर्स अपने आप को कोशिश करते हैं कि अपनी एनर्जी को सेव करें, रादर देन बस फॉर द सेक ऑफ जाना है जी ग्राउंड में, तो उसकी कोई रीज़न ज़्यादा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने जो एक दिन पहले आप अपना रिलैक्स हो, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, ताकि आप मेंटली एंड फिज़िकली आप फ्रेश हो गेम के लिए। पाकिस्तान के लिए इसलिए जाना ज़रूरी था कि वहाँ पर मैच पाकिस्तान नहीं खेला अभी तक, कंडीशंस को थोड़ा देखना था और सारी चीज़ें हैं। फिर आपके प्लेयर्स कुछ आउट ऑफ टच है, उनको थोड़े से अगर कुछ थोड़ा बहुत काम करना है तो उन पे कर सकें। और बाबर भी आए प्रैक्टिस पे, बाबर को हालांकि इतनी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है जितना वो खेलते हैं माशाल्लाह। तो आई फील कि पाकिस्तान का जाना ठीक था और इंडिया का ना जाना भी बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, एक जो एतराज़ बड़ा सामने आ रहा है इजहार, वो ये कि देखिए ना, इतना बड़ा इवेंट है और उससे 6 दिन पहले 7 दिन पहले हमारा हेड कोच आ रहा है। देखिए, इसको तो 6 महीने नहीं मिलने चाहिए थे। आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी प्लानिंग की कमी है और इसका इम्पैक्ट हमारे खेल पे भी तो होता है? देखिए, जो गैरी कर्स्टन एज अ चॉइस ऑफ हेड कोच वो तो बहुत अच्छी है। उन्होंने एज अ प्लेयर भी ट्रॉफीज जीती हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती साउथ अफ्रीका से, फिर एज अ हेड कोच भी इंडिया को 2011 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। तो उनका जो एज अ चॉइस वो बहुत अच्छी है। अब इस तरह के कोचेस की अवेलेबिलिटी को भी आजकल के मॉडर्न डे डायनामिक्स में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो आईपीएल के साथ कमिटेड थे जी। तो उनकी इंक्लूजन से मेरे ख्याल में तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अजहर महमूद का रोल एज अ असिस्टेंट हेड कोच बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे अब ये जो करंट सिचुएशन है इस तरह की बन गई है कि हमारा रेड बॉल के कोच जेसन गिल्स्पी हैं, वाइट बॉल के कोच गैरी कर्स्टन और अजहर महमूद असिस्टेंट हेड कोच हैं। तो चॉइस तो अच्छी है, मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा होगा हमें पाकिस्तान को। ठीक है जी, और प्रोग्राम का वक्त भी चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है और इस दुआ के साथ हम इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीते, आज के दिन अच्छा परफॉर्म करे, रिकवरी मोड में आए, बाएतमाद तरीके से बैटिंग करे, बॉलिंग करे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम दुनिया की खतरनाक टीमों में इसका शुमार होता है। किसी वक्त भी पाकिस्तान टीम सरप्राइज़ कर सकती है और मेरा दिल पता नहीं क्यों ये कहता है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो सरप्राइज़ करेगी और इंडिया को शिकस्त देगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।